नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी से आग्रह भी है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो भाऊ, लास्ट बातचीत में हमें लगा था कि बंगाल हमने जीत लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपने जो कहा वो होते हुए देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अपनी पार्टी मीटिंग में कह रही है कि जिसे जाना है वो छोड़ के जाए। अब 81 सीट तो हाथ में आई है, लेकिन आधे से ज्यादा विधायक छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो बात अलग है कि उन्हें कहीं से कोई हरी झंडी नहीं दिखा रहा है। ये सारी सिचुएशन अब बन रही है, कैसे देखते हैं आने वाले समय में? क्या शिवसेना और एनसीपी वाला सीन हम देखेंगे भाव? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें कोई एकनाथ शिंदे, दादा पवार वगैरह ढूंढे जाएंगे। उसमें से देखो, एक होता है ग्रुप जो निकलता है, उसका कोई लीडर होना चाहिए। बहुत सारे 40 साल पहले की बात अलग होती थी, एक का दूसरा एमएलए वगैरह निकल जाते थे, क्योंकि ये जो 10th शेड्यूल है, पार्टी छोड़ना या पकड़ना, उसके बारे में कानून बना राजीव गांधी के समय में। उसके पहले कोई भी कभी भी पार्टी छोड़कर जाता था, आता था, लेकिन अब वो लीगल ये हो गया। फिर वाजपेयी के जमाने में और बदल रहे ने, 1/3 अगर निकल जाते हैं तो वो अलग पार्टी मानी जाती थी, स्प्लिट मानी जाती थी। अब स्प्लिट का कोई चारा नहीं है, यानी 2/3 लोग अगर अलग हो जाते हैं और उठकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्प्लिट के लिए कोई कानूनी जगह नहीं है। तो जो महाराष्ट्र में हो गया वो एक अलग पैतरेबाजी थी। 2/3 अलग हो गए, लेकिन 2/3 दूसरी किसी पार्टी में मर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि हम ही असली पार्टी है। जो पहले एकनाथ शिंदे ने किया, फिर अजीत दादा ने किया। तो चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट से जो पहले फैसले आ गए, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया। अभी फिर से वही मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए पड़ा है। उसकी अभी हियरिंग नहीं हुई है, बीच बीच में तारीख आती है, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक बात मानते हैं कि भाई अभी अभी चुन कर आए, अभी छोड़कर जाए और डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या। तो इसलिए उनको देखना पड़ता है कि भाई हमारे साथ कौन है। आपको याद होगा कि जब 2022 में जून 20 जून 2022 एकनाथ शिंदे कुछ 18-22 एमएलए लेकर सूरत गए, वहां से गुवाहाटी गए थे। तो गुवाहाटी में 2 दिन बाद उनकी मीटिंगे, उसके वीडियो दिखाई देने लगे। तो उसमें एकनाथ शिंदे बार बार अपने सपोर्टर एमएलए जो थे, वो 30 वगैरह कुछ 40 हो गए थे, उनको समझा रहे थे डरने की कोई बात नहीं है, हम शिव सैनिक है और हमारे साथ महाशक्ति है। तो एक बात है कि उसके बाद अजीत दादा के साथ भी वही हो गया। तो एक बात साफ है कि लीगली बड़ी बैटल होती है, अभी भी चल रही है लीगल बैटल, लेकिन उसका परिणाम ज्यादा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नहीं होगा, क्योंकि वो विधानसभा खत्म हो गई है। अब जो विधानसभा है वो अलग है 1.5 साल से। लेकिन जो नई विधानसभा है बंगाल की, उसमें अगर ममता की पार्टी से कोई टूटना चाहे तो उनको लीगैलिटी चेक करनी पड़ेगी। और एक आधा एमएलए इतना बड़ा डेयरिंग नहीं करता, तो उनको ग्रुप बनाना पड़ेगा। और अगर 81 के आसपास है तो उसमें देखो कितना होता है, 2/3 होता है, उतने होकर अलग होना पड़ेगा या लीगल बैटल करनी पड़ेगी। तो लीगल बैटल लड़ने के लिए कोई तगड़ा नेता चाहिए जो उनको लीड करे। तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो भी बना दिया कि अभी टीएमसी टूटेगी नहीं, ममता दीदी से टीएमसी उनके हाथ से निकाली जा सकती है। जैसे उद्धव और शरद पवार के हाथ से उनकी पार्टियां निकाली गई और दूसरे किसी ने वो पार्टियां संभाली। वो पार्टियां बीजेपी ने पॉसिबल होकर भी खत्म नहीं की, उनको जिंदा रखा। तो टीएमसी को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। और बीजेपी के पास विधानसभा में अगर 207 एमएलए है
तो उनको कोई ज्यादा एमएलए की जरूरत नहीं है। लेकिन अपोजिशन जितना वीक होता है और जितना ममता दीदी कमजोर होगी, उतना वो बीजेपी के सरकार को तकलीफ कम देगी। तो इसलिए वो प्रयास होना होगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब कोई बड़े बड़े ब्रेवाडो करके पार्टी हार जाती है, तो उसका हर कोई कार्यकर्ता एकदम डिमोरलाइज हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि हमारे नेता तो ये बोल रहे थे हम 226 आने वाले हैं, ये होने वाला है, 4 तारीख के बाद अमित शाह की हिम्मत नहीं होगी बंगाल में रहने की, कोलकाता में रहने की। अगर नेता ये भाषा करता है तो कार्यकर्ता हवा में रहता है। और जब चुनाव हार जाते, और चुनाव हारने के बाद भी बात अलग होती है। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी हार गई थी, लेकिन वो पॉलिटिकल मामला था, बंगाल में भय का मामला था। आज तक वहां के आम जनता को डरा कर रखा गया था, धमका कर रखा गया था। अगर आज अभी भी देखो चुनाव चल रहा था तो क्या बोल रहे थे, अरे ये आए सेंट्रल फोर्सेस, वो 4 तारीख पर रहेंगे, 6 तारीख पर रहेंगे, बाद में तो वो जाने वाले तुम हो हम हो, क्या हालत होगी सोचो। तो ये डराना जारी था। तो ये मामला अब नहीं है। और इसीलिए 4 तारीख के नतीजे आने के बाद सेंट्रल फोर्सेस की बंगाल के मतदाता को, जनता को जरूरत ही नहीं रही। वो खुद रास्ते पर आ गए, क्योंकि बंगाली मतदाता ने समझ लिया कि अब ये डरे हुए, कल तक जो हमको डराते थे। एक सिचुएशन होती है, हम अलग अलग फिल्मों में देखते हैं, हीरो और विलन की मारामारी होती है, ये होता है, वो पिस्तौल तान कर बोलता है, लेकिन गलती से अगर सामने वाले के हाथ में पिस्तौल आ जाए तो पहले डराने वाला खुद डर जाता है। तो बिल्कुल वो सिचुएशन आज बंगाल में है। और इसलिए ममता की समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। और वैसे तो पिछले 6 महीने से एक के बाद एक गलतियां ममता दीदी करते गई है और उसके परिणाम सामने है, लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही है। अगर नेता इस ढंग से गलतियां करना शुरू कर दे तो उसके फॉलोअर के लिए बुरी हालत हो जाती है कि किसको क्या समझे उससे। हर कोई, अभी तो रिजू दत्ता नाम का उनका जो प्रवक्ता था, वो भी अमित शाह को धमका रहा था, किसी किसी को कोई सिंघम करके अजय अजय पाल जो पाल। है, तो उसको अजय धमका पाल। रहा था। आज वही किसी ने पूछने से पहले ही वीडियो बनाकर माफी मांगते घूम रहा है। तो ये हालत हो जाती है जब आप हार जाते हो। और हारने का कारण आप चुनाव नहीं हारे हो, एक जमावड़ा हारा है। देखो 5,000 पुलिस है और 1 लाख का दंगा फसाद करने वाला जमावड़ा है। वो 5,000 पुलिस से डरता इसलिए कि पुलिस ऑर्गेनाइज फोर्स होता है और दंगेखोर सिर्फ जमावड़ा होता है, झुंड होती है। वो स्ट्रेटेजिकली नहीं लड़ सकती, लेकिन 5,000 जो संख्या में बहुत कम है, वो स्ट्रेटेजिकली लड़ाई करती है। किसको पीटना है, किसको छोड़ना है, कैसे भगाना है, ये सारी बातें उनकी प्रैक्टिस होती है। और इसलिए ममता की पार्टी जो है वो कभी पार्टी थी ही नहीं, वो एक जमावड़ा था, एक झुंड थी। और झुंड जब हार जाती है तो भागना एक ही रास्ता बचता है। तो इसलिए आज पार्टी का भविष्य क्या है ये उनके ही लोगों को पता नहीं चल रहा है। एनालिसिस क्या चल रहा है छोड़ दो, लेकिन पार्टी में बैठे लोगों के सामने भी कोई कोई वो सयानी घोष है, वो कुछ बातें बोल रही है, फिर वो महुआ मोहित्रा कुछ बोल रही है, और कोई कुछ बोल रहा है। इसका कारण ये कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है। वो एक जमावड़ा था, अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी जगह पर वसूली का काम करता था, गुंडागर्दी करता था। लेकिन आज अगर डरने वाला था वो डर नहीं रहा है, तो इसको और डराए कैसे, इसकी उनके पास कोई चाबी नहीं है। और आप भाऊ अक्सर कहते हैं ना कि ममता ने अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ी है, लेकिन ये तो भाऊ देखिए हारने के बाद भी केजरीवाल की ही राह पर है, अभी भी अदालत अदालत खेल रही है। क्योंकि देखिए लाइक आम आदमी पार्टी जैसे हार के बाद वहां टूट फूट देखी गई, तो हार के बाद भाऊ हारने की वजह पे गौर करने की बजाय दूसरे तमाशे कर दिए हैं ममता दीदी ने। अगर 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो
और डरा धमका कर वोट लिए जा सकते हैं, छापा वोट से आप चुन कर आ सकती हो, इस ढंग से जी जो सरकार चलाई गई, तो उनको कभी सीरियसली लगा नहीं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। देखो, आपको लॉटरी लग जाती। 2014 में बीजेपी के लिए देश की संसद में सिंगल पार्टी मेजोरिटी लाना इतना आसान नहीं था। उसके पहले 7 लोकसभा चुनाव लगातार किसी एक पार्टी को या किसी गठबंधन को, राजीव गांधी को 84 में जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिली थी, उसके बाद 7 लोकसभा चुनाव हुए और किसी एक पार्टी को या किसी भी पार्टियों के गठबंधन को कभी मेजोरिटी नहीं मिली। चुनाव के नतीजे के बाद गणित बनाकर उनको सत्ता में आना पड़ा था। तो अगर 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ी, एनडीए का गठबंधन बनाकर लड़ी, तो उनको सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिल गई, लेकिन वो लॉटरी थी। लोगों को लगा मोदी का करिश्मा है, लेकिन मोदी को मालूम था ये करिश्मा नहीं है, ये हमको लगी हुई लॉटरी है। अगर लॉटरी का पैसा आपके हाथ आता है तो वो उड़ाना गलत होता है। वो कहीं इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, उससे और फायदा कैसे मिलता है वो सोचो। नहीं तो मैं जाऊंगा 5 स्टार होटल में सोऊंगा, महंगी शराब पीऊंगा, डांस मार में जाकर पैसा उड़ाऊंगा, तो वो बहुत जल्दी पैसे खत्म हो जाते। बहुत सारी पार्टियां चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल यही करती है, और ममता तो 15 साल ये करती रही, क्योंकि उनको अचानक एक ये बात मिल गई, बड़ी जादू की छड़ी मिल गई कि डरा कर रखो, वोटिंग करने ही मत दो, बोगस वोटिंग करो, छापा वोट करो, और डरा कर चल जाता है। और इधर उधर गड़बड़ हो गई तो संविधान के नाम से चिल्लाना शुरू करो, कोर्ट जाओ, ये करो वो करो। तो इस बार चुनाव आयोग हो या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने तरीके से तय किया था कि बिना वायलेंस के वोटिंग करेंगे ही, और वो हो गया। अब इसके बाद ममता को समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई। अब गलती हुई कि नहीं ये पहले ढूंढना पड़ेगा, वो स्वीकार करनी पड़ेगी, और जब आप स्वीकारोगे तो आप दुरुस्त करोगे। लेकिन ममता के दिमाग में एक बात पक्की है कि उनकी कोई गलती नहीं हुई। गलती हुई है तो चालाकी हुई है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है, अमित शाह ने गड़बड़ की है, सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ की है, बहुत सारा सब कुछ। लेकिन आप रास्ते पर जो लोग उतरे उसको देखो तो पता चलता है गड़बड़ नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि बहुत सालों बाद, बहुत दशकों के बाद बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गई, क्योंकि हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं दिखाई देती। जिस ढंग से लोग रास्ते पर उतरकर, जिस अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने कोई गाड़ी नहीं चला सकता था, बंद करके रास्ता रखा था, वो खुल गया। लोग आकर उधर चोर 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 घोषणा दे रहे, उसको गालियां नहीं दे रहे, घोषणा दे रहे। तो इससे पता चलता है कि लोग आपको डरते नहीं हैं। तो अगर लोगों का डर निकल जाए तो आपको लोगों से डरना पड़ता है, लोगों से डरना पड़ता है, और सोचना पड़ेगा कि इनके मन से ये डर क्यों निकल गया है और उस पर रेमेडी क्या है। लेकिन वो सोचना नहीं चाहते, नहीं चाहते, क्योंकि एक बात होती है साइकोलॉजिकली, आप बार बार झूठ बोलते रहो, नाटक करते रहो, तो आहिस्ता आहिस्ता देखने वाले जो होते, आपको ईमानदार समझने वाले होते, वो पहचान जाते एक नंबर का झूठा है। फिर भी आपको लगता है लोग आप पर भरोसा करते, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं। तो वो सामने वाला मेरा झूठ सच क्यों नहीं मान रहा है, ये इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और वो और गलतियां करते जाते। तो ममता गलतियां करते जाते, कोर्ट में जाएगी। अब कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि पोल वायलेंस हो रहा है। अरे उसी कोर्ट में हजारों केसेस 5 साल पहले आए थे, आपने उसमें से एक भी केस ना चलाई, ना चलने दी, ना जांच होने दी, और आज तुम बोल रही हो कि पोस्टपोल वायलेंस है, जबकि एक भी मौत नहीं हुई है। शुभेंदु का वो सेक्रेटरी छोड़ा तो और कोई वायलेंस नहीं बढ़ा हुआ है। तो कोर्ट भी मानता है कि ये झूठ बोल रही है,
और भाऊ, अब बीजेपी ने चुनाव की राजनीति को बदला है, जो दिखाई दे रहा है। मतलब ममता हारी है, लेकिन पार्टी में क्या कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने हराया है, ये कह करके विरोध हो रहा है। एंड देश की कई अन्य हारने वाली पार्टियां भी यही कह रही है कि बीजेपी उन्हें हरा रही है। लेकिन टीएमसी के अंदर जो मतलब रियलिटी लोग समझ पा रहे हैं कि आईपैक ने उन्हें हराया है। नहीं, इसे क्या उन्होंने समझा तो है? पार्टी आईपैक को आउटसोर्स की थी। देखो, एक ब्रिज बनाना है या एक टनल बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो गवर्नमेंट भी टेंडर निकालती है, किसी को, किसी ठेकेदार को काम देती है। लेकिन उस पर लगने वाला पैसा जो है, उस पर सुपरवाइज करने का काम गवर्नमेंट करती है, उस पर निर्भर होती नहीं। अगर होगी तो गबन होने वाला है, फ्रॉड होने वाला है। तो इन्होंने पूरी पार्टी और सरकार भी आईपैक को दी थी, तो वो तो नुकसान होने वाला था, लेकिन सिर्फ उससे नुकसान नहीं हुआ। हमेशा एक बात होती है कि हम लोग एक कारण ढूंढते हैं, एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते, बहुत सारे कारण होते। एक डिसीजिव हो जाता है, एक डिसीजिव हो जाता है। एक पुरानी बिल्डिंग है, वो गिर जाती है, तो सिर्फ उस दिन कुछ हो गया इससे नहीं। एक पेड़ तोड़ा जाता है तो कुल्हाड़ी के घाव डाले मारे जाते हैं, तो 100वें घाव पर गिर गया तो 100वां घाव जो था, 99 घाव पहले हो गए, उसका हिसाब हम नहीं रखते। ऐसा एनालिसिस नहीं होता। 100 घाव डाले जाते हैं, उसमें आखिरी घाव में पेड़ गिर जाता है। तो एक आईपैक के कारण नहीं, बहुत सारे कारण है। गुंडागर्दी चल रही थी, लोग परेशान हुए थे, एक कोई बोल नहीं रहा था, और वही लोग अचानक रास्ते पर आकर आपको गाली देने लगे। और एक बात और समझना जरूरी है, बंगाल में पिछले 10-15 दिन से रास्ते पर आने वाली आम जनता जो है, ना मोदी जिंदाबाद बोलती है, ना अमित शाह जिंदाबाद बोलती है, ना बीजेपी जिंदाबाद बोल रही है। हर कोई जी। जय श्री राम बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? तो ममता को और उनकी पार्टी को यह समझना चाहिए कि वो जय श्री राम से लड़ने चली थी, वो उनकी गलती है। मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती वो है कि जो कोई एजेंडा नहीं है, जो कोई नैरेटिव नहीं है। आपका भगवान श्री राम से क्या झगड़ा था? आपका बीजेपी से झगड़ा था, आपकी लड़ाई बीजेपी से थी। तो लोगों को जय श्री राम बोलने से रोकने की क्या जरूरत थी? गलती, बहुत सारी गलतियां, उसमें एक मैं मानता हूं ये बड़ी गलती थी। और इसलिए लोग रास्ते पर आकर जो बोल रहे हैं कि हमको जय श्री राम बोलना है और इसके लिए ममता को हराया, ये सिर्फ एक कारण नहीं है। डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे है। लेकिन उसमें जैसे हम बाजार में जाते, आलू वगैरह लेते, तो पलड़े में आखिरी आलू डाल दिया तो पलड़ा नीचे गया, वो आलू उठाओ पलड़ा ऊपर उठ गया। इसका मतलब एक आलू 1 किलो नहीं होता, बहुत सारी आलू है। जब वो आखिरी आलू डालते तो पलड़ा नीचे जाता है। तो जय श्री राम ये इमोशनली पूरे बंगाली आम जनता को कनेक्ट करने वाला मुद्दा था, और इसलिए जय जयकार हो रही है तो जय श्री राम की हो रही है, ना कि मोदी शाह या बीजेपी की हो रही है। सरकार बीजेपी की बनेगी, जीती बीजेपी, लेकिन जय जयकार लोग जिसके बारे में कर रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि सबसे अहम मुद्दा बन गया। अच्छा भाऊ, बंगाल में सोचिए ना, पहली बार जैसे कि आप कह रहे हैं, हम अभी जय श्री राम के नारे सुन रहे हैं ना। जिन राज्यों में हिंदुत्व को दबाया जा रहा है, आई मीन सनातन को दबाने का कुचक्र चल रहा है, उनके लिए बंगाल जीत क्या कोई मैसेज है? मतलब आप देखिए ना, किसने सोचा था 2021 में कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन आज देखिए। वो तो होना ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक जी। मैसेज सबसे बड़ा है, और पूरे देश के अलग अलग पार्टियों के लिए, दलों के लिए है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक से अपना एफडी निकाल दो। मुस्लिम वोट बैंक चलने वाली नहीं है, उससे भी तगड़ी सनातन हिंदू वोट बैंक बन गई है, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। 294 में 207 एमएलए बीजेपी के चुनकर आए, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है।
तो मुस्लिम वोट के बिगर और मुस्लिम उम्मीदवार के बिगर भी एक पार्टी बड़ा बहुमत ला सकती है, सरकार बना सकती है। तो जिनको इसके बाद देश में पॉलिटिक्स करनी है उनको मुस्लिम वीटो से बाहर निकलना पड़ेगा। जो बोलते थे ना शुरू में, बार बार जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तो क्या नैरेटिव आ रहा था, अरे ममता की तो 30% से शुरुआत होती है, बीजेपी 0 पर है तो ममता 30% पर है, माने क्या, मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक पूरी की पूरी ममता के साथ है। लेकिन अगर 30% मुस्लिम वोट बैंक है तो 70% 60% हिंदू भी है ना। अगर उन्होंने अपनी बैंक बना ली तो तुम क्या करोगे, ये भी सोचना जरूरी है। और वो बन सकती है, नहीं बनी है, यही बंगाल के चुनाव का निचोड़ है, मैं मानता हूं। इससे अगर जो सीखेगा, अगर अखिलेश है या और कोई है, वो अगर नहीं सीखे तो मार खाएंगे। अब बहुत जल्दी कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाला है, गुजरात भी होने, गुजरात की बात ही अलग है, लेकिन कर्नाटक में होने वाला है अभी। उसके पहले उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, फिर उत्तराखंड में होने वाला है। वो जो चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि भाई जितना बचा कुचा तुम्हारा शेयर है वो मुस्लिम वोट बैंक से निकालो, उस पर निर्भर मत रहो, नहीं तो बुरी तरीके से पिट जाओगे। आपने भाऊ जैसे जिक्र किया कि आने वाले साल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, तो पंजाब में देखिए ना, वहाँ कन्वर्जन किस हद तक पहुंच चुका है। कई और भी बुराइयां हम सब देख रहे हैं, क्या बीजेपी को वहां हम देखते हैं आने वाले समय में? क्या मतलब पंजाब का जो जनमानस है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से साइकोलॉजिकली आप क्या देख पा रहे हैं भाऊ? देखो, एक बात होती है, वहां बीजेपी के बंगाल में मानसिकता थी, लेकिन वो कल्टीवेट करने के लिए जितना ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था वो पिछले 5 साल में खड़ा किया गया था। मुझे मालूम नहीं पंजाब में उतना संगठन खड़ा हुआ है या नहीं, ये बात समझना जरूरी है। बंगाल, पंजाब की जमीन उपजाऊ हुए, बिहार यूपी से बहुत सारे मजदूर जाके वहां मजदूरी करते हैं, अच्छी फसल निकलती है, लेकिन जमीन उपजाऊ है। वैसे ही अगर आपके पास संगठन उपजाऊ जमीन पैदा बना देता है तो उसके बाद बाहर के लोग जाकर भी, बाहर के बीजेपी के कार्यकर्ता जाके पंजाब में चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि उतना बीजेपी का संगठन वहां है या नहीं है। ब्राह्मो समाज वगैरह जो बोला जाता है, कोई मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन जो कुछ पंजाब में है हिंदुओं का संगठन, वो कितना तगड़ा है और कितना जट सिख वगैरह उनको, दलित सिखों को साथ लेकर चलेगा, उसका अभी पता नहीं। लेकिन जितनी बुरी स्थिति अपोजिशन की चाहिए, बीजेपी विरोधकों की चाहिए, उतनी बुरी स्थिति है, यानी कि पोषक माहौल है। अब उसका फायदा उठाने के लिए क्या किया जाएगा मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन उस पर मैं मानता हूं कि बीजेपी ने शुरुआत की है, लेकिन हम बहुमत लाएंगे, सत्ता में आएंगे, ये सपना पंजाब में बीजेपी अभी नहीं देख रही है, नहीं देख रही है। हाँ, एक बात है कि वो देख रहे हैं कम से कम हम 2 नंबर पर भी आ जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। ये बीजेपी का तरीका होता है, 3 नंबर बनो, 2 नंबर बनो, फिर 1 नंबर का सपना देखो। बहुत सारे लोग फिर केजरीवाल हो जाता है, 10 साल में उनका मुख्यमंत्री वगैरह बन गया, बहुमत आ गया, लेकिन जो बिखरा हुआ कांग्रेस थी, जो राहुल गांधी की कृपा से वहां अच्छी कांग्रेस थी, उसका पूरा बिखरने का काम राहुल गांधी ने कर दिया, उसका फायदा केजरीवाल ने उठाया था। लेकिन बीजेपी के पास वहां वो नहीं था, और वो उसका पुराना इतिहास है, हिंदू और सिखों में जो अंदरूनी कुछ बातें हैं, भाषा की है, फिर धर्म की है, बहुत सारी है, जातियों की है, तो वो लेवल पर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी इतना नहीं बोल सकता कि पंजाब में बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन पंजाब में 2 नंबर पर आने की कोशिश में बीजेपी लगी है, इतना तो मुझे मालूम है। और भाऊ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अपने वीडियो में कही थी, मैंने उसको सुना, मुझे वो बड़ा अपील किया
लाइक बिहार जीता, उड़ीसा जीता, बंगाल जीता, लेकिन एक सच और है, बंगाल का साइज तो बहुत बड़ा है ना, और हमारे मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस, यहाँ एक जियोपॉलिटिकल इच्छा पूरी होने का समय आ रहा है क्या, जिसे आपने दुबंग कहा है? नहीं, वो तो होगा, वो बड़ी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जी। क्योंकि बंगाल बचाना नहीं था, यानी जी। बंगाल जीतने का मकसद नहीं था। बंगाल बांग्लादेश से मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश का सपना खुद ममता भी देख रही थी, जी। और बांग्लादेश में बैठे कुछ लोग भी देख रहे थे। इसलिए बंगाल बचाना था तो बांग्लादेश के चंगुल से बचाना था, वो बचा लिया। और बचाने के बाद इनको भी मालूम है कि इससे काम नहीं चलेगा, बांग्लादेश को मार्जिनलाइज और न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, वो काम शुरू हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजिक मामले होते, उस पर पब्लिकली चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो काम तो चुनाव के पहले से शुरू हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी शुरू हो गया, और बहुत सारा काम चल रहा है उस पर। हाँ, उसको अब ताकत मिलेगी, वो बड़ी जी। जोर शोर से होगा, चर्चा नहीं होगी, उसका डेटा या उसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी। लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर पर बड़ा एग्रेसिवली हम काम करेंगे। क्या है, थोड़ी बहुत आइडिया मुझे, लेकिन वो पब्लिकली मैं नहीं बोलूंगा। आइडिया ये है कि दुबंग जो है, जी। बंगाल के दो टुकड़े किए गए, देश का विभाजन हुआ उस वक्त, पंजाब के दो टुकड़े किए गए, वैसे ही यहाँ बंगाल के टुकड़े किए गए। तो वो बंगाल फिर टेक ओवर करने की कोशिश होगी, और उसमें दो बातें हैं कि घर वापसी का एक मिशन चलेगा। बहुत सारे मुस्लिम तंग आ चुके इस्लाम से, जो बंगाल में भी है और बांग्लादेश में भी है, उनके लिए कुछ बनाया जाएगा, कुछ प्रोग्राम बनाया जाएगा। और उसके तहत पहले इस्लाम की जो प्रखरता बांग्लादेश में है वो न्यूट्रलाइज की जाएगी, और उसके बाद अखंड बांग्ला पॉसिबल है। उसका मतलब पूरा बंगाल, बांग्लादेश हिंदू बनाया जाएगा, सनातन, ऐसी बात नहीं। उसमें जो प्रखरता है इस्लाम की, एग्रेसिवनेस है, वो पहले न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, और उसके लिए काम होगा। सही कहा आपने बहू, क्योंकि अक्सर वहां से आवाजें आती है ना, जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा है, और वो दीपू, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, किस तरीके से उसकी हत्या की जाती है। और इस समय जो बंगाल का सीन है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, उससे तो लग रहा है कि मतलब जो ममता कह रही है कि बाद में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और ऐसा भी है कि मतलब जितनी गंदगी वहां थी, उसको समेटने में, साफ करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, और मे भी मतलब 1-1.5 साल के अंदर काफी कुछ बंगाल में जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड आपने भाऊ मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने तमाम मुद्दों पे विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।